नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज जो आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जो पत्नी होती है कुछ कार्य कर रही होती है, कहीं कमा रही होती है, किसी प्राइवेट सेक्टर में लगी होती है, जैसे स्कूल में पढ़ा रही होती है, किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रही होती है। इसके बावजूद भी वो पति के विरुद्ध 125 सीआरपीसी का मुकदमा लगा देती है और उसमें वो स्वयं को बेरोजगार बताती है, वो कुछ नहीं कर रही है ऐसा बताती है। अब पति जान तो रहा होता है कि हाँ, मेरी पत्नी इस प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही है, इस प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही है, लेकिन उसके पास कोई साक्ष्य नहीं होता है जिससे कि वो पत्नी के विरुद्ध झूठ बोलने के लिए कार्यवाही करा सके और उसके मेंटेनेंस के केस को खारिज करा सके। तो ऐसे में यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है, आपकी पत्नी कहीं कार्य कर रही है, खुद को बेरोजगार बताई है, तो ऐसे में आज मैं आपको 91 सीआरपीसी के संबंध में काफी अच्छी जानकारी देने वाला हूं, जिससे कि आप अपनी पत्नी का जो भी डिटेल है, जहां भी वो कार्य कर रही है, वहां से मंगा सकते हैं, कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं और उसके बाद पत्नी का जो झूठ है उसे सबके सामने ला सकते हैं और झूठ बोलने के लिए पत्नी के विरुद्ध 340 सीआरपीसी लगा के कार्यवाही भी करा सकते हैं, साथ ही साथ पत्नी का मेंटेनेंस केस भी खारिज करा सकते हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। तो आइए इस संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दो महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, और आज जो भी मैं जानकारी दूंगा इसी किताब से संबंधित दूंगा। इसी किताब का एक टॉपिक है, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि हमारा एक ग्रुप स्टार्ट हुआ है। ये जो ग्रुप है ऐसे पतियों के लिए जो झूठा मुकदमा झेल रहे हैं और परेशान हो गए हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। इस ग्रुप में जो भी हाई कोर्ट के लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आते हैं, उसकी जो कॉपी होती है, पीडीएफ होती है, वो प्रोवाइड की जाती है, समझाया जाता है। साथ ही साथ काफ़ी कुछ नई चीज़ें आपको ग्रुप से जुड़ के जानने को मिलेगी, जिससे कि आपकी जानकारी बढ़ेगी, आप अपना पक्ष मजबूत कर पाएंगे। तो इस ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपये है, जिसे वन टाइम आपको पे करना है, दोबारा कभी आपको पे नहीं करना है। तो आइए अब अपने इस किताब के माध्यम से हम सारी चीज़ों को समझते हैं कि किस प्रकार से 91 सीआरपीसी का आप यूज करेंगे, क्या करेंगे, कैसे ड्राफ्टिंग करेंगे, सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि 91 सीआरपीसी का यूज कब करना होता है। तो देखिए, 91 सीआरपीसी जो होता है, न्यायालय के पास ये पावर होता है कि वो किसी भी दस्तावेज को कोर्ट में मंगा सकता है विचारण के दौरान और उसे देख सकता है, उसके आधार पे जजमेंट दे सकता है। तो अब देखिए, यदि आपकी पत्नी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही है तो वहाँ आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन का यूज आप नहीं कर सकते हैं, जब सूचना का अधिकार का उपयोग नहीं कर सकते हैं, ये प्राइवेट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। तो यहाँ आपको 91 सीआरपीसी का यूज करना होगा, क्योंकि देखिए, जब आप प्राइवेट सेक्टर में जहां पत्नी काम कर रही है वहां जाएंगे, पत्नी का डिटेल मांगेंगे तो शायद वो आप लोगों को नहीं देंगे, देने से मना कर देंगे। तो ऐसे में आपके पास अब सिर्फ यही ऑप्शन बचता है कि कोर्ट से ही उस डॉक्यूमेंट को आप मंगा लें, जिससे कि साबित कर पाएं कि पत्नी वहां काम कर रही है। और इसके लिए आपको 91 सीआरपीसी का यूज करना होता है। 91 सीआरपीसी के तहत प्रार्थना पत्र देना होता है। अब दूसरी चीज कि 91 सीआरपीसी का उपयोग कब आप करेंगे, तो देखिए, जब पत्नी का एविडेंस हो जाए, यानी पत्नी मुकदमा दाखिल कर दे, आप उसमें WS अपना फाइल कर दे, फिर पत्नी का एविडेंस हो जाए, वो उसकी गवाही हो जाए, उसके गवाह की गवाही हो जाए, उसका जिरा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको 91 सीआरपीसी का एप्लीकेशन देना होता है और कोर्ट में बताना होता है कि ये बातें पत्नी ने गलत लिखवाई हैं, यहाँ वो काम कर रही है, यहाँ से डॉक्यूमेंट मंगाया जाए। तो 91 सीआरपीसी का एप्लीकेशन पत्नी का जिरा हो जाने के बाद आपको देना सबसे ज्यादा बेहतर समय माना जाता है। ऐसे तो आप कभी भी दे सकती हैं, लेकिन जो सबसे बढ़िया टाइम है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब 91 सीआरपीसी से क्या फायदा मिलेगा, तो देखिए, 91 सीआरपीसी का उपयोग करके आप कोर्ट में जो पत्नी का दस्तावेज है, जिससे कि आप साबित कर पाएंगे कि उसने फर्जी साक्ष्य दिए हैं, फर्जी शपथ पत्र दिया है, झूठ बोला है, इन चीजों को साबित कर पाएंगे कि उसने वास्तव में झूठ बोला है, कोर्ट को गुमराह किया है। और ऐसे में आप पत्नी का भरण पोषण बंद करा सकते हैं, उसका मुकदमा खारिज करा सकते हैं। 340 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र देके पत्नी के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज करा सकते हैं, जिसमें उसको
7 साल तक की सजा भी हो सकती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उपयोग है 91 सीआरपीसी के। अब देखिए 91 सीआरपीसी का आपको प्रार्थना पत्र कैसे देना है वो चीजें आपको मैं इस किताब से पढ़ के बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसमें मैंने ड्राफ्टिंग भी करके दी है। तो देखिए 91 सीआरपीसी का जो प्रार्थना पत्र होता है, जैसा मैंने आपको बताया कि कब देना होता है वो तो आप समझ ही गए होंगे कि जिला हो जाने के बाद देना होता है। अब देखिए 91 सीआरपीसी का एप्लीकेशन देने के लिए सबसे पहले तो जो कोर्ट का पैराग्राफ जैसे बनता है, ऊपर चीजें लिखी जाती है, न्यायालय का नाम लिखा जाता है, नाम बनाम लिखा जाता है, जो मुकदमा नंबर है जिसमें आप दे रहे हैं वो लिखा जाता है, कौन सी धारा के अंतर्गत मुकदमा है उसका डिटेल, थाना कौन सा है, जनपद कौन सा है, वो चीजें लिखते हैं। उसके बाद महोदय लिख के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 91 दंड प्रक्रिया संहिता ऐसे आप लिखते हैं कि कौन सी धारा में आप ये प्रार्थना पत्र दे रहे हैं। उसके बाद आपको अपनी बात लिखनी होती है, जैसे कि यह कि राजेश पुत्र राजू गोलघर थाना गोरखपुर जनपद गोरखपुर का निवासी हूँ। दूसरा, यह कि प्रार्थी की पत्नी ने प्रार्थी के विरुद्ध 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत भरण पोषण के लिए प्रार्थी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है। तीसरा, यह कि प्रार्थी की पत्नी ने अपने मुकदमे में स्वयं को बेरोजगार बताया है। चौथा, यह कि प्रार्थी की पत्नी बेरोजगार नहीं है, एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम इन्फोटेक है उसमें असिस्टेंट मैनेजर के पद पे कार्य कर रही है और उसे प्रति माह 40,000 रुपये वेतन मिल रहा है। पांचवा, यह कि कंपनी में प्रार्थी की पत्नी कार्यरत है, उस कंपनी का वेबसाइट पे प्रार्थी की पत्नी का एम्प्लॉय लिस्ट शामिल है जिसकी छायाप्रति इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। छठा, यह कि प्रार्थी के पास प्रार्थी की पत्नी कार्य कर रही है, इस बात का ठोस सबूत तो मौजूद नहीं है लेकिन जो सबूत मौजूद है उससे यह प्रतीत होता है कि मेरी पत्नी उस कंपनी में कार्यरत है। सातवां, यह कि अगर न्यायालय इन्फोटेक कंपनी की कर्मचारी उपस्थिति पंजिका व वेतन पंजिका न्यायालय के समक्ष पेश किए जाने के लिए समन जारी कर दे तो अति कृपा होगी। उसके बाद आपको प्रेयर कर देना होता है, अतः प्रार्थना है कि इन्फोटेक कंपनी कर्मचारी उपस्थिति पंजिका व वेतन पंजिका न्यायालय के समक्ष पेश किए जाने हेतु समन जारी करने की कृपा करे। अपना नाम, उसके बाद डेट और सिग्नेचर करना होता है। ये एक शॉर्ट में चीजें मैंने आपको बताई, सिर्फ आपको एक ड्राफ्टिंग दी है जो सिंपल है। बाकी आपकी जैसा मैटर होगा आपको उस प्रकार से अपना मैटर बनाना है, इसी लेंथ में बनाना है। इसमें कुछ चीजें ध्यान देनी है, जैसे कि कौन सा मुकदमा है, किसमें क्या झूठ बोला गया है, और साथ ही साथ आपको कुछ ऐसे थोड़े बहुत साक्ष्य देने होते हैं जिससे लग जाए कि हाँ आपकी बातों में कुछ सत्य है, पत्नी कुछ छुपाई है। जैसा मैंने बताया कि वेबसाइट का मैंने जिक्र किया कि हाँ उस वेबसाइट पे तथ्य है, जो फैक्ट है वो मौजूद है कि जिससे थोड़ा बहुत तो साबित हो रहा है कि 91 सीआरपीसी को अलाउ किया जाना चाहिए, डिटेल मंगाया जाना चाहिए। तो थोड़ा बहुत जो भी आपके पास साक्ष्य हो जिससे प्रथम दृष्टया लग जाए कि हाँ आपकी बातों में सच्चाई है, पत्नी ने कहीं ना कहीं झूठ बोला है, तभी जाके आपका प्रार्थना पत्र अलाउ होगा। सिर्फ आप ऐसे प्रार्थना पत्र दे देंगे तो उससे अलाउ होने का चांस नहीं है। आप थोड़ा बहुत कुछ भी साक्ष्य लगा देंगे, जैसे उसका कोई भी साक्ष्य जिससे लग जाए कि हाँ वो यहाँ काम कर रही है, तो डिटेल मंगाया जा सकता है। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण धारा है, 125 सीआरपीसी में यूज करके बहुत बड़ा इसका आप फायदा ले सकते हैं। अब इसकी प्रक्रिया कैसे चलती है, तो जब आप प्रार्थना पत्र दे देती हैं उसके बाद आपकी पत्नी जो होती है उसकी इस पे आपत्ति आ जाती है, उसके बाद आर्गुमेंट होता है, उसके बाद जजमेंट आ जाता है। कोर्ट को लगता है जजमेंट में कि हाँ मंगाया जाना चाहिए, डिटेल समन जारी किया जाना चाहिए, तो समन जारी करके डिटेल मंगा सकता है। कोर्ट को लगता है कि आपने गलत प्रार्थना पत्र दिया है तो आपके प्रार्थना पत्र को खारिज कर सकता है। तो आशा कर रहा हूं इस संबंध में आपको अच्छी जानकारी मिल गई होगी। अब इस किताब के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। तो देखिए जो ये किताब है ये मैंने लिखी है, इसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए इस किताब में आपको जो मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं 498A सेक्शन 9 डाइवोर्स केस, 125 सीआरपीसी डीवी एक्ट, इससे संबंधित काफी अच्छी जानकारी, डिटेल में जानकारी मिल जाएगी, जिससे कि आप अपने मुकदमे में अपना पक्ष मजबूत कर पाएंगे, मुकदमे को जीत पाएंगे, पत्नी को सबक सिखा पाएंगे। तो यदि आप कोई भी मुकदमा लड़ रहे हैं, वो मैट्रिमोनियल मुकदमा है, तो ये किताब आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। इस किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज भी है। तो आशा कर रहा हूँ ये वीडियो और जानकारी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फ़ोन पे बात करके
अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। चाहे आपको ग्रुप से जुड़ना हो, चाहे अपॉइंटमेंट लेना हो, या किताब खरीदना हो, या कुछ भी सर्विस मुझसे लेना हो, 91 CRPC की ड्राफ्टिंग करानी हो, किसी भी चीज़ के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मैसेज जरूर करिएगा। तो आशा कर रहा हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।